इस वीडियो में 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 समाजशास्त्र सोशियोलॉजी का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। ये वायरल मॉडल पेपर आपके 2026 की बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है। ये मॉडल पेपर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग पढ़ लोगे तो आपके 95% गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ बिल्कुल पक्का रहेगा। ये वायरल पेपर है और इस पेपर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को 2026 के बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो आपका भी टारगेट है 95% लेकर आना 100 में से, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर आपका अनुक्रमांक रहेगा क्योंकि सेम टू सेम पेपर आपका इसी तरीके से पूछा जाएगा। यहाँ पर आपका नाम रहेगा, समाजशास्त्र का पेपर है तो ऐसे समाजशास्त्र लिखा रहेगा। पेपर कोड आपका रहेगा 731 SHA पेपर कोड होता है। 100 नंबर का पूर्णांक होता है। समय आपको दिया जाता है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटा पेपर को हल करने के लिए और 15 मिनट पेपर को पढ़ने के लिए, जैसा कि निर्देश में लिखा हुआ है। दूसरा पॉइंट है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी इस पेपर के जितने भी प्रश्न हैं वो अनिवार्य है और प्रश्नों के उनके अंक जो होते हैं वो सम्मुख अंकित रहेंगे। तीसरा इसमें पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 25 शब्दों में आपको देना रहेगा। प्रश्न संख्या 21 से लेकर 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर आपको 50 शब्द में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर यानी एक प्रश्न का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना रहेगा। तो ये तो हो गया निर्देश के बाद। अब देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। तो पूरा पेपर जो रहेगा स्टूडेंट ऐसे ही निर्धारित होगा, इसी के अकॉर्डिंग, निर्देश के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न में टोटल 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है कि संयुक्त परिवार पर औद्योगिकीकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन किसने किया। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएंगे के एम कपाड़िया हो जाएंगे। ठीक है, के यानी कुंतनिका, यानी इनका क्या नाम हो जाएगा, कुंदनिका एम कपाड़िया इनका पूरा नाम हो जाएगा। पहले का आपका ए का राइट आंसर हो जाएंगे। समाज से रिलेटेड है तो क्वेश्चंस आपका इसी तरीके से पूछे जाएंगे। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है। देखिए सोशियोलॉजी में मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट तो इसमें हर 10 बहुविकल्पीय में से 2 तो आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि पुस्तक से रिलेटेड पूछे जाएंगे कि इस पुस्तक को किसने लिखा है, कौन से समाजशास्त्री होंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के लेखक कौन है स्टूडेंट, इनमें से आपके हो जाएंगे हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर हो जाएंगे इसके राइट आंसर। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस वर्ष में पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई। तो ये 4 ऑप्शंस दिख रहे हैं ना, इन्हीं में से आपको एक बताने रहेंगे पेपर में। एक नंबर आपको दिया जाएगा। टोटल 10 बहुविकल्पीय होता है तो 10 नंबर आपको दे दिया जाएगा जब आप सही उत्तर लिखेंगे कॉपी में। कैसे कॉपी लिखनी है वो भी मैं वीडियो आप लोगों के लिए जल्द ही लेकर आऊँगा। तीसरा है किस वर्ष में पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति प्रदान की गई। तो तीसरे का ए राइट आंसर हो जाएगा आपका 1993 हो जाएगा, यानी 1993 हो जाएगा। 24 अप्रैल 1993 हो जाएगा करेक्ट आंसर। और संशोधन की बात हो जाए स्टूडेंट तो आपका 73वां संशोधन ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक परिस्थिति क्या प्रदान की गई। चौथा नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है। अब देखिए मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट तो भारत में जो हरित क्रांति के जनक हैं सभी को पता होगा, MN स्वामीनाथन जी हो जाएंगे। बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी चौथे नंबर का बी राइट आंसर आपका हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो भारत में आर्थिक उदारीकरण नीति की जो शुरुआत हुई थी वो आपका कब हुआ था, ये 1991 में हुआ था। तो 5वें का भी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिनको भी करेक्ट आंसर पता है, मान लीजिए कि आप लोग मेरे बताने से पहले आपको इन बहुविकल्पीय प्रश्न में से आंसर आपको आता है, ठीक है, प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट में बेहिचक बताइएगा क्योंकि मुझसे एक आइडिया लग जाएगा, यानी आपको एक आइडिया लग जाएगा और मुझे भी एक आइडिया लग जाएगा कि आप पढ़ने को जानते हैं और आपको प्रश्न का उत्तर आता है। ठीक है, ये खुशी की बात होती है जब आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप हमारे बताए गए पेपर से देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि बच्चे के अंदर टैलेंट है और वो अच्छा कर रहा है और मैं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊँ ताकि आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छा करा सकूँ।
6 नंबर क्वेश्चन है कि मातृभूमि किस भाषा का समाचार पत्र है, तो ये जो आपका समाचार पत्र है मलयालम का है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि चिपको आंदोलन सबसे पहले किसने शुरू किया था, तो चिपको आंदोलन सबसे पहले शुरू किसने किया था, ये आपका पूछा गया है। तो 7वें का राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा ने शुरू किया था 1973 में, ठीक है। कहाँ पर, ये आपका चिपको आंदोलन कहाँ पर हुआ था स्टूडेंट, उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड में ये प्रारंभ हुआ था, जो कि पेड़ों से चिपक जाते थे लोग। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि डेमोग्राफी शब्द किसने दिया, तो जो डेमोग्राफी शब्द है ये किसने दिया था, ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे देखिए गुइलड ने हो जाएंगे, जो कि अखिल गुइलड इन्होंने 1855 में दिया था। 9 नंबर क्वेश्चन है कि फैमिली किनशिप, क्या नाम है, फैमिली किनशिप एंड मैरिज अमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक कौन हैं, तो इसके जो लेखक हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे, वो आपके हो जाएंगे इम्तियाज अहमद। तो 9 नंबर के आपके बी वाला क्वेश्चन जो है राइट आंसर हो जाएगा, 9 नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना हुई स्टूडेंट ये कब हुई, तो ये आपका 1828 में हुआ था, ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो ये भी क्वेश्चन आपका आएगा। तो टैगोर प्लस राजा राम मोहन राय, इन्होंने क्या है 1828 में दोनों ने मिलकर जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो 10 नंबर का भी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये भी मैंने क्वेश्चंस को बता दिया है। अब चलिए दिखा देता हूँ और भी क्वेश्चंस जो हैं आपके अब आ चुके हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, माय डियर स्टूडेंट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आपका पेपर में काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, और यहाँ पर आप लोगों ने निर्देश को अच्छे से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि 10 इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी आते हैं। तो मैं प्रश्न का उत्तर भी बताऊँगा और आप लोग कॉपी में प्लीज़ लिखते चलेगा। इससे क्या होगा कि आप जब लिखोगे तो आपको याद भी होता चलेगा, कुछ कुछ वर्ड याद हो जाएगा। जब आप एक नोट्स बनाओगे, छोटा छोटा नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट जिसको हम कहते हैं, बनाओगे, उसको याद कर लोगे तो आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और भी मैं मॉडल पेपर लेकर आऊँगा, इससे तैयारी आपकी बहुत ही ज़्यादा मजबूत होगी, ठीक है। और बैकग्राउंड में आपको आवाज़ काफ़ी सारी सुनाई दे रही होगी, तो प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा। तो देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न को देख लेते हैं कि करके सारे प्रश्नों को। 11 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या है, तो संयुक्त परिवार की विशेषताएं क्या है इसके बारे में जानना है। इसका उत्तर देखिए, संयुक्त परिवार की विशेषताएं इस प्रकार हैं। सबसे पहला है अधिक पीढ़ी के लोग, दूसरा है संयुक्त निवास, तीसरा है संयुक्त भोजन, चौथा है सामान्य संपत्ति, पांचवा है सामान्य पूजा, छठा है कर्तव्य, यहाँ पे देखिए या कर्तव्य नहीं, कर्ता की विशिष्ट स्थिति, सातवां है परस्पर अधिकार और कर्तव्य, और आठवां है समाजवादी व्यवस्था, 9 है सांस्कृतिक निरंतरता। तथा ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो कि संयुक्त परिवार को दर्शाते हैं। देखिए परिवार 2 प्रकार की होती हैं, एक अकाली परिवार, दूसरा संयुक्त परिवार। अकाली में यानी जो मान लीजिए कि मैं अपना एग्जांपल देता हूँ कि मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं 2, वो अकाली परिवार कहलाएंगे। लेकिन संयुक्त परिवार में मान लीजिए कि मेरे मम्मी पापा भी हैं, मेरी पति पत्नी है, ठीक है, मेरे बच्चे हैं, ठीक है, फिर मेरे चाचा चाची हैं, ये सारे जो होते हैं ये सब क्या है संयुक्त परिवार के अंतर्गत आते हैं। उसी प्रकार से ये आपके 11 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ, इसकी कुछ विशेषताएँ दी हुई हैं। 3 नंबर का आपका ये क्वेश्चन होता है, 30 नंबर आपको मिल जाएगा जब आप हर 10 क्वेश्चन का आंसर दे देंगे, यानी 10 क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, 30 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि जाति पूर्वग्रह को परिभाषित कीजिए। जाति पूर्वग्रह क्या होता है, इसका उत्तर देखिए, भारत एक ऐसा देश है जिसमें अनेक जाति के लोग रहते हैं। प्रायः देखा गया है कि एक जाति के लोग दूसरी जाति के लोगों को अपने से तुच्छ या गिरा हुआ समझते हैं तथा उनके प्रति भेदभाव दिखलाते हैं, इसे ही जाति पूर्वग्रह कहा जाता है। यानी जाति पूर्वग्रह का अर्थ क्या है, थोड़ा मैं आपको समझा दूँ स्टूडेंट। इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि मैं नीची जात का हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि किसी को बुरा ना लगे। देखिए मैं मान लीजिए कि मैं एक नीच जात का हूँ, ठीक है, और मुझसे हाई लेवल या कोई भी एक प्रकार से उच्च जाति के लोग हैं, तो क्या हम जैसे मान लीजिए क्वालिफाइड है, अच्छे लोग हैं, लेकिन मुझे क्या है वो गिरा हुआ समझेंगे। ये नहीं देखेंगे कि भैया अच्छा इंसान है, भगवान ने बनाया है, ठीक है, जाति पात इसी भेद अब नहीं है, लेकिन फिर भी वो क्या है तुच्छ समझेगा, गिरा हुआ समझेगा। यही कहलाता है भेदभाव करेगा कि भैया ये इस जाति का है, इसको यहाँ पर मत बैठाओ, समाज में मत लो, ठीक है, कोई भी कार्य में मत लो, पूजा पाठ में मत लो। ये सारी जो जाति पूर्वग्रह का एक प्रकार से उदाहरण है। तो 12 नंबर क्वेश्चन भी मैंने आपको बता दिया है, आप लोग समझदार हैं, इसका आंसर लिख लीजिएगा।
13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उपनिवेशवाद के कारण भारतीय समाज में किन्हीं दो परिवर्तनों को बताइए। हमें क्या बताना है कि उपनिवेशवाद के कारण जो भारतीय समाज में दो परिवर्तन हुए वो बता देना है हमें। इसका उत्तर देखिए, सबसे पहला है उपनिवेशवाद के फलस्वरूप संचार एवं परिवहन के साधनों के विकास तथा प्रशासनिक को बढ़ावा मिला, जो अंततः भारतीय राष्ट्र बनने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हुआ। ठीक है, महत्वपूर्ण क्या है, सहायक सिद्ध हुआ। इसमें क्या पहला है अभी मैंने बताया है, दूसरा भी मैं चलिए बता देता हूँ। ये देखिए दूसरा आ चुका है, उपनिवेशवाद से पश्चात शिक्षा एवं चिंतन का प्रचार प्रसार हुआ जिससे कि तार्किकता, यहाँ पे देखिए तार्किकता एवं मानवतावादी दृष्टिकोण का उदय हुआ। ठीक है, थोड़ी गले में प्रॉब्लम है स्टूडेंट, प्लीज़ इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि बैकग्राउंड में आवाज़ भी आ रही है, काफ़ी डिस्टर्ब हो रहा हूँ और आपके लिए वीडियो बनाना इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम कम बचा है। बहुत हो गया रेस्ट करना, बहुत हो गया घूमना फिरना, अब फोकस करना केवल स्टडी पर। ठीक है, तो आप लोग भी स्टडी पर फोकस कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं अच्छे से तैयारी कराऊंगा, आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएँ बताइए। अब इसके 3 विशेषताएँ बताना है, 3 नंबर हमें दे दिया जाएगा। इसका उत्तर देखिए, आधुनिकीकरण की 3 विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। अब इसमें निम्नलिखित में देखिए, सबसे पहला है इसमें नगरीकरण में वृद्धि, समानता, स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। दूसरा है ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की आत्मा है। ये विज्ञान और क्या, प्रौद्योगिकी विकास की आत्मा है। इससे भिन्न प्रकार के ज्ञान और अनुभवों में वृद्धि होती है। भिन्न प्रकार के ज्ञान और अनुभव में क्या होती है, वृद्धि होती है। तीसरा है इससे आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि होती है। आर्थिक तथा राजनीतिक जो सहभागिता है इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके बाद में देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए, वन पंचायत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब ये हमारा 5वां अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, लेकिन 15 हम जोड़ेंगे। तो वन पंचायत पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इसका उत्तर देख लीजिए, उत्तराखंड में अधिकांश कार्य महिलाएं करती हैं क्योंकि पुरुष प्रायः रक्षा सेवाओं के लिए बाहर नियुक्त होते हैं। खाना बनाने के लिए अधिकांश ग्रामीण लड़कियों का प्रयोग करते हैं। इसकी सदस्य आसपास के जंगलों के अवैध कटाई से सुरक्षा भी करते हैं। चिपको आंदोलन, जिसमें कि पेड़ों, अब देखिए पेड़ों को कटने से बचाने के लिए औरतों उनसे चिपक जाती थी, इस क्षेत्र में ही प्रारंभ किया गया, यानी इस क्षेत्र में ही प्रारंभ किया गया था भैया चिपको आंदोलन। कहाँ पर, उत्तराखंड में कब प्रारंभ किया गया था, तो ये 1973 में प्रारंभ किया गया था। याद रखिएगा, सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको शायद प्रारंभ किया था। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, कॉपी में जरूर लिख लीजिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं 16 नंबर क्वेश्चन कि नगरीकरण की 3 विशेषताएं बताइए। हमें नगरीकरण की क्या है, 3 विशेषताएं बतानी है। इसका उत्तर दिया हुआ है कि नगरीकरण की 3 विशेषताएं निम्नवत हैं, पॉइंट के थ्रू हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि नगरीकरण ग्रामों के नगरों में बदलने की प्रक्रिया का नाम है। इसमें लोग कृषि व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यवसाय करने लगते हैं। दूसरा है नगरीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें लोग गांव छोड़कर शहरों में निवास करने लगते हैं, जिससे शहरों का विकास, प्रसार एवं वृद्धि होती है। तीसरा है नगरीकरण जीवन जीने की एक विधि है। नगरीय जीवन जीने की विधि को नगरीयता या नगरवाद कहते हैं। गांव में रहकर भी लोग नगरीय जीवन विधि को अपना सकते हैं। ठीक है, जीवन विधि को क्या है, अपना सकते हैं। तो 16 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर मैंने दे दिया है और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, बाद में लिख लीजिएगा, अभी आप लोग समझ लीजिए वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अब चलिए देख लेते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है कि सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। इसका उत्तर देखिए, सामाजिक परिवर्तन एक सामान्य अवधारणा है जिसका प्रयोग किसी भी परिवर्तन के लिए किया जा सकता है जो अन्य अवधारणा द्वारा परिभाषित नहीं किया जा सकता है, जैसे आर्थिक अथवा राजनीतिक परिवर्तन। किंग्सले डेविस के अनुसार सामाजिक परिवर्तन केवल वे ही नहीं परिवर्तन समझे जाते हैं जो कि सामाजिक संगठन अर्थात समाज के ढांचे और कार्य में घटित होते हैं। समाज के ढांचे और क्या है, कार्य में घटित होते हैं, यही इसी को सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है। अगला देखिए 18 नंबर क्वेश्चन।
ये देखिए, भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के नाम लिखिए। तो भारत में होने वाले जो प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन है उसके नाम बता देते हैं। उत्तर देखिए, भारत में होने वाले प्रमुख पर्यावरणीय आंदोलन के नाम इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है विश्नोई आंदोलन, दूसरा है चिपको आंदोलन, और तीसरा है अपिक्को आंदोलन, चौथा है साइलेंट घाटी आंदोलन, पांचवा है जंगल बचाओ आंदोलन, छह है नर्मदा बचाओ आंदोलन तथा सातवां है टिहरी बांध विरोधी आंदोलन। ये कुछ आंदोलन है जो कि पर्यावरणीय आंदोलन के अंतर्गत आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1911 से 1921 के बीच भारत में समृद्धि दर का नकारात्मक रहने का क्या कारण है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसका उत्तर देखिए, समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। 1911 से 1921 के बीच समृद्धि की दर नकारात्मक यानी ऋणात्मक रूप से 0.03% रही। इसका कारण है कि 1918 और 19 के दौरान इन्फ्लुएंजा महामारी का भीषण तांडव था, जिसमें लगभग 1.25 करोड़ लोग यानी देश की कुल जनसंख्या का 5% अंश को मौत के मुंह में ढकेल दिया था। ठीक है, क्या कारण था नकारात्मक रहने का, ये बताया गया 1911 और 1921 के बीच में स्टूडेंट। ठीक है, ये सारी चीज़ें बता दी गई हैं। 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत में जनजातियों की किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। 3 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में जो जनजातियां हैं इनकी किन्हीं 3 विशेषताओं का उल्लेख करना है। इसका उत्तर देखिए, भारत में जनजातियों के 3 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है सामान्य भूभाग एवं जनजाति एक निश्चित भूभाग में ही निवास करती है। दूसरा है, ये देखिए, विस्तृत आकार, एक जनजाति में कई परिवारों, वंश और गोत्र का संकलन होता है। तीसरा है सामान्य भाषा, एक जनजाति के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जनजाति की, ठीक है, जनजाति की सेवा करते हैं, जनजाति के आदान प्रदान के लिए सामान्य भाषा बोलते हैं। तो ये 20 नंबर क्वेश्चन में बाकायदा बताया दिया गया है। ठीक है, और टोटल ये क्वेश्चन हैं आपके 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, तो वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब चलिए देख लेते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न को। ये देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल आपके 6 पूछे जाते हैं, खासकर समाज शास्त्र में। हर एक प्रश्न का जब आप उत्तर दोगे तब आपको 6 नंबर दिया जाएगा। जैसे कि 21 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो हमें जो ग्राम पंचायत है इसकी शक्तियों का वर्णन करना है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि भूमिहीन कृषि मजदूरों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार ने क्या उपाय किए हैं, इसके बारे में बताइए। जो भूमिहीन कृषि मजदूर हैं इनके हितों के लिए जो सरकार के द्वारा किए गए कुछ उपाय हैं, इसके बारे में हमें बताना है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि दिव्यांगों के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की विवेचना कीजिए। जो दिव्यांग लोग हैं ना, जिनके हाथ नहीं है, पैर नहीं है, ठीक है, दिव्यांग है, चल फिर नहीं पा रहे हैं, ठीक है, अपनी रोजी रोटी कमा कर खा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, या अपना कार्य नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं को दिव्यांग कहा जाता है। तो उनके द्वारा जो सरकार के द्वारा भैया किए गए प्रयास हैं दिव्यांगों के लिए क्या है, इसके बारे में बताना है। 24 नंबर क्वेश्चन है कि परिवार के प्रकार बताइए। 25 नंबर क्वेश्चन है भारत में हुए भूमि सुधार के महत्व पर चर्चा कीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन है नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में बताना है। तो ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपको बुक और क्वेश्चन बैंक में देखने को मिल जाएगा और हमारे कुछ वीडियोज में भी मिल जाएगा। अब हम आ चुके हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न की ओर। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न टोटल 3 प्रश्न होता है, ठीक है, अथवा करके एक प्रश्न में 2 होता है, तो हमें 3 ही प्रश्न करना रहता है। हर एक प्रश्न 8 नंबर का होता है। जैसा कि 27 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत में दहेज व्यवस्था के विकृत परिणामों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चंस आपको नहीं आता है तो अथवा करके ये क्वेश्चंस कर सकते हैं कि भारतीय समाज और संरचना हमें एक सामाजिक मानचित्र प्रदान करती है, व्याख्या कीजिए। ये आपके 27 नंबर क्वेश्चन का है। 28 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था द्वारा ग्रामीण समाज में उत्पन्न परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। 8 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, अथवा करके दिया हुआ है कि दिव्यांगों के संघर्ष की व्याख्या कीजिए। जो दिव्यांग लोग हैं इनकी संघर्षों की क्या करना है, हमें व्याख्या करना है। और 29 नंबर क्वेश्चन देखिए कि स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए किए गए कुछ प्रयासों का विस्तृत वर्णन कीजिए। अथवा करके ये भी दिया हुआ है कि पंचायती राज व्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। तो टोटल आपके दिए हुए हैं 6 क्वेश्चन, करना केवल 3 ही क्वेश्चन है, अथवा में से दो दिए होते हैं, केवल एक ही करना है। आप समझदार हैं और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपकी 2026 के पेपर में,
क्या आ सकते हैं। ठीक है, आएंगे भी, क्योंकि बुक से आपके बाहर नहीं आएंगे, जो आपका बुक होता है उससे बाहर आपका कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में 100% पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा। और ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं हर एक सब्जेक्ट का तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल स्टूडेंट इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।